जय हिंद फ्रेंड्स। किशोर मत कर अभी गमों की रात है। किशोर मत कर अभी गमों की रात है। धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों की बात है। जब तक दोस्तों सफलता नहीं मिल जाती, हमें पूरी शिद्दत के साथ में पूरा 100% देते हुए हमें मेहनत करनी चाहिए। हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। जो सोच नहीं सकते वो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में लड़ना होता है। तो जैसा कि हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे उसके अंदर कल हमने ये दो प्रॉपर्टियां पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि एक आर्ग्यूमेंट पढ़ा था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हमने एकदम बेसिक से पढ़ा था, वो पूरा हमने चैप्टर में कर लिया था। और एक था भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट भी हमने देखा था। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक नया चैप्टर होगा और वो चैप्टर हम अब लिखने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आज का जो चैप्टर होगा वो होगा मॉडुलस। क्या होगा? मॉडुलस हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे दोस्तों। और जो मॉडुलस को कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमारा बहुत शानदार चैप्टर होगा। यहाँ से एग्जाम में किस तरीके से पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे। एक होता है कि रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन। कुछ हमें इक्वेशन दी हुई होती है जेड कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमें पूछता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है, या हाइपरबोला यानी कि परवलय को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर रेक्टेंगुलर को रिप्रेजेंट कर रही है, या एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उस तरीके से ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सबसे पहले मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आज का पढ़ते हैं। क्या होता है मॉडुलस? देखिए, वैसे तो मैं आपको मॉडुलस पढ़ा के आ चुका हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जो हम x प्लस का आयोटा वाई लिखते हैं, और ये जो फॉर्म होती है वो अलजेब्रिक फॉर्म होती है। और मैंने आपको कहता हूँ कि मान लीजिए कि इसको मुझे आर्कगेंट समतल पर दर्शाना है, तो कुछ इस तरीके से मैं इसको दर्शाऊंगा। ये मान लीजिए यहाँ की डिस्टेंस x और यहाँ की डिस्टेंस है दोस्तों y, और ये यहाँ पर आपकी मिल गई x, y, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है, तो यहाँ से दोस्तों जो जेड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों x, 0, और यहाँ पे होगा दोस्तों 0, y। निर्देशांक आगे समझ में आ गए होंगे। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब मुझे अगर मैं कहूँ कि जो OZ है उसकी जो अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस क्या होगी, तो आप सब देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो क्या होता है, बेस, और जो लंब है उसका स्क्वायर का रूट होता है। यानी कि जो इस तरीके से हो जाएगा स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। आपके ये चीज समझ में आ गई होगी। OZ में यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ के आपके 0,0 निर्देशांक है। अब एक बात याद समझना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी दो बिंदु दे रखे हो तो जो डिस्टेंस निकलती है वो इस तरीके से भी निकल सकती है कि x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर से निकलती है, प्लस y2 माइनस y1 के भी होल स्क्वायर। जब भी हमें दो पॉइंट दिए हुए हों तो इस तरीके से डिस्टेंस निकलती है। और होपफुली यहाँ पे x है वो 0 है, इसमें रखेंगे
x1 जीरो है और y1 भी जीरो है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो इसी को बोला जाता है मॉडुलस को कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसी को हम बोलते हैं कि यही कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है। यानी कि जो मॉडुलस होता है दोस्तों, वो हम कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसके ऊपर लगा देते हैं रूट। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, शायद अगर ये चीज आपने लिख ली होगी तो मैं मिटाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, अगर मैं मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टियां लिखने जाऊँ तो मोड ऑफ जेड जो होगा दोस्तों, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मापांक। क्या बोलते हैं? मापांक। क्या बोलते हैं दोस्तों? मापांक बोलते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, तो उसका जो मापांक है सभी का अलग अलग मापांक ले लिया जाता है और इनटू में कर दिया जाता है। इस तरीके से आपके समझ में आ गया। अगर एन तक रहेगी तो यही प्रोडक्ट एन तक चले जाए। अगर मान लीजिए कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो भाग के रूप में है, तो ऊपर वाली की ऊपर मॉडुलस कर दो और नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की नीचे मॉडुलस कर दो। नंबर 3 पर जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी पावर n है, उसका अगर मॉडुलस लेना है तो आप पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लीजिए और पावर n कर दें। तो बेसिक यही प्रॉपर्टियाँ होती है जो पूछी जाती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थी एक्स प्लस का आयोटा वाई और उसके ही कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही तो क्या है? मोड ऑफ जेड का स्क्वायर है। तो याद करना, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो कि जेड इंटू जेड जेड बार होता है, वो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। आप कभी भी दोस्तों इस तरीके से नहीं कर सकते हो। इस तरीके से, अगर इस तरीके से हो तो आप कभी भी इस तरीके से नहीं कर सकते हो। इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो, ये गलत है। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है नॉट पॉसिबल। क्या है? नॉट पॉसिबल। ये सही नहीं है। ये तरीका संयुग्मी रहता तब हम अलग अलग कर सकते थे, लेकिन मॉडुलस के अंदर ये प्रॉपर्टियां नहीं चलती है। तो होपफुली ये आपके समझ में आया होगा। अब मैं इन्हीं से आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ, आप अभी इनको लिखिए। इसी में आप थोड़ा सा ये लिख लिया है, तो मैं और कुछ प्रॉपर्टियां दिखाने वाला हूँ जो भी आप लिखिए। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड है, तो अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से साइन करूँ और उसका मॉडुलस भी बराबर होगा, और उसके कॉन्जुगेट का भी दोस्तों जो मॉडुलस होता है वो बराबर होता है। अगर मैं कहूँ, मैं वही प्रॉपर्टी एक बार वापस लिख रहा हूँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे बन जाता है, और यही तो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज थी, और एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए कि जो के ओ मोड ऑफ जेड हो, तो आप के का मोड ले सकते हो और आप जेड का मोड ले सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं। होपफुली ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टियाँ मैंने बहुत सारी लिखा दी है, बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ मैंने लिखा दी। अब इन्हीं प्रॉपर्टियों से मैं क्वेश्चन करता हूँ, और पीछे भी कुछ प्रॉपर्टियाँ लिखाई है, वो भी आपको याद रहे। जैसे मैं वापस से दिखाता हूँ यहाँ पे, ताकि उतारने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ ऊपर का ले लो और नीचे नीचे का ले लो। ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी।
अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल अब हम ले रहे हैं दोस्तों। मान लीजिए कि कोई हमने एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल हमारा है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं कि मोड ऑफ 4 माइनस आयोटा और 17 प्लस का आयोटा। अभी हमने कहा था कि जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सभी का अलग अलग मोड लेकर इंटू कर दिया जाता है। तो वही करेंगे। अगर ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और ये अगर Z2 है तो हम कह देंगे Z1 का मोड और Z2 का मोड और उनका डॉट। तो इसका अगर मोड लूँगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1। और दोस्तों अगर इसका लूँगा तो रूट 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा प्लस का 1। ये हो गया दोस्तों आपका 17 और ये हो गया दोस्तों 290। तो इसका जो आंसर आएगा वो यह आ जाएगा। क्लियर। इसका मोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आप बताइए कि 1 प्लस का आयोटा अपॉन में 1 माइनस का आयोटा। वैसे तो मैंने बताया कि इसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा, तो आप कह सकते हो कि आयोटा का मोड लेना है यानी कि 1। रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर इसका अगर मॉडुलस लेना है तो ऊपर वाले का ऊपर ले लो और नीचे वाले का नीचे ले लो। अब देखो, अभी तो मैंने बताया था कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऊपर वाले का ऊपर ले लो नीचे। अभी मैं क्या बता के आया हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मोड अगर उसका कॉन्जुगेट का मोड बराबर होता है तो इन दोनों का मोड अपने आप में बराबर हो जाएगा, आ जाएगा 1, जो कि वहाँ पे भी था। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कि एक आपके क्वेश्चन आता है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का मोड, तो इसको लिख सकते हैं हम कि 1 प्लस आयोटा का मोड का होल स्क्वायर। तो इसका कितना हो गया दोस्तों √2 और √2 का होल स्क्वायर यानी कि 2। इस प्रॉपर्टी से हमने किया है, ठीक है, सॉरी उस प्रॉपर्टी से किया है। यहाँ पे लिखिए आप z की पावर n हो तो आप पहले मोड ऑफ z करिए, पावर n बाद में कर दीजिए। ये भी हमने यहाँ पे किया है। तो ये अच्छा खासा हमारा एग्जाम्पल ये भी हो जाता है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आता हूँ तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1 प्लस का आयोटा अपॉन में 1 माइनस का आयोटा का, इनकी दोनों की पावर दोस्तों है 100, इनकी दोनों की पावर 100। तो पावर को हम बाद में कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा 1 प्लस का आयोटा और दोस्तों 1 माइनस का आयोटा का मोड और इनकी पावर कर लो आप 100। अब इसका तो बराबर है इस प्रॉपर्टी से, या वैसे भी कर लो √2 और √2 1 और 1 की पावर 100, यानी कि इसका भी क्या हो गया 1 ही हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टियां लगानी पड़ती है और क्वेश्चन आसानी से हो जाना पड़ता है। वरना जब ये प्रॉपर्टियां थोड़ी याद नहीं रहती है तब क्या करते हैं, तब मैं बताता हूँ कि क्या करते हैं। मान लीजिए कि 1 प्लस का आपको दे दिया 2 प्लस का 3 आयोटा और 2 माइनस का 3 आयोटा। अब आप क्या करने लग जाते हो, पहले इसको सोल्व करने लग जाते हो, सोल्व करोगे और फिर आप उसका मॉडुलस लोगे। लेकिन डायरेक्ट ऊपर का ऊपर ले लो, नीचे का नीचे ले लो, इसका डायरेक्ट 1 आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं बता के आया हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होता है दोनों का बराबर होता है, 1 होता है। वैसे कर सकते हो कि √4 प्लस का 9 और √4 प्लस का 9, तो 1 ही आना है। इस तरीके से हमारी जो मॉडुलस की ये जो प्रॉपर्टियां थी वो तो पूरी हो गई दोस्त। लेकिन अभी क्या मॉडुलस खत्म हो गया, नहीं हुआ। तो अब हम देखेंगे मॉडुलस के अंदर इनक्वलिटी। क्या देखेंगे, मॉडुलस के अंदर हम देखेंगे इनक्वलिटी। तो लिख लीजिए मॉडुलस इनइक्वलिटी। मॉडुलस के अंदर क्या करेंगे, इनक्वलिटी पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम मॉडुलस के अंदर इनक्वलिटी पढ़ते हैं तो हम एक ट्रायंगुलर मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ट्रायंगुलर मेथड लगाते हैं।
मान लीजिए कि ये कोई आपका समतल है और उस समतल पर मान लीजिए कि ये है आपकी कोई जेड, मान लेते हैं इसको Z1 मान लेते हैं, और ये मान लीजिए कि कोई Z2 है। अगर हम मान लेते हैं सॉरी ये Z1 है और ये Z2 है और ये Z1 प्लस Z2 हो जाएगी। यानी कि हम क्या पढ़ते हैं वेक्टर के अंदर, क्या पढ़ते हैं कि एक बिंदु से जब कोई वेक्टर निकलता है तो अगर उसी से दूसरा वेक्टर निकलता है तो तीसरा वेक्टर डायरेक्ट उन दोनों के योग के बराबर होता है। और त्रिभुज के अंदर हम जानते हैं दोस्तों कि कोई भी दो भुजा ले लीजिए, कोई भी दो भुजा ले लीजिए, वो हमेशा उन भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे तीसरी भुजा क्या है दोस्तों, Z1 प्लस का Z2 है। क्या है, Z1 प्लस का Z2 है, तो इससे हमेशा ज्यादा ही होगा। तो कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। त्रिभुज के अंदर देखते हैं हम कि कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर मैं यहीं पर ये लगाऊं कि Z1 प्लस का Z2 का जो मॉडुलस है दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इसका तो कम ही वो रहेगा Z1 प्लस का Z2 से। इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की तभी तो संभव है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा हो। उसके बाद में अगर मैं कहूँ कि अगर Z1 माइनस का Z2 रहे तो ये हमेशा ज़्यादा बड़ा होगा Z1 माइनस का Z2 से। दोस्तों ये दो प्रॉपर्टियाँ आपको बहुत ज़्यादा आनी चाहिए समझ में। जो तीसरी जो मैं प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ वो यही बताने वाला हूँ। तीसरी जो प्रॉपर्टी है दोस्त वो है कि जो Z1 है और जो Z2 है इन दोनों का योग भी हमेशा क्या होता है, Z1 माइनस Z2 से बड़ा होता है। ये भी आपको तीसरी प्रॉपर्टी में आना चाहिए। और जो चौथी प्रॉपर्टी है दोस्त वो इन्हीं से बना के रखा हूँ, वो प्रॉपर्टी है कि मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 का होल मोड Z, ये Z1 प्लस Z2 और ये हमेशा लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। समझिए, इनको समझिए। मैंने अभी कहा है कि त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा ये होगी। अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, दो भुजाएं जो एक भुजा अगर एक बिंदु से निकली है और उससे दूसरी भुजा निकल रही है उसी बिंदु से, तो तीसरी भुजा उन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होती है। अब हम कहने का मतलब कि त्रिभुज कब बढ़ता है, त्रिभुज तब बढ़ता है दोस्त जब दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा हो। तो इसमें ट्रायंगुलर मेथड लगा दिया, तीसरी भुजा Z1 और Z2 का योग हमेशा छोटा या बराबर होगा मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। यही हमने माइनस, तो माइनस में दो भुजाओं का अंतर ये होता है, बड़ा होता है। और इसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये तीसरी हमने यहाँ से उठाई है। इसका मान इससे बड़ा नहीं हो सकता और इससे छोटा हो सकता है। तो इस तरीके से इन्हीं तीन से हमने ये बनाया है। और ये जो ये दोस्तों ये बनाई गई है इन्हीं से। आप इनको उतार लीजिए। हम एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उतारिया। अब एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि मान लीजिए कि मोड ऑफ Z1 है वो 2 है और हमें कह रहा है देन Z1 प्लस का 5 प्लस का 12 है आयोटा इज लेस देन और इक्वल। देखिए दोस्तों Z1 का जो मॉडुलस है, Z1 का मॉडुलस 2 है। कितना है, 2 है। और देन इसका मॉडुलस क्या होगा, लेस देन और इक्वल। इसका मॉडुलस हमेशा किससे छोटा होगा या इक्वल होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसका जो मॉडुलस होता है Z1 प्लस Z1 लेगा और इसको मान सकते हैं Z2। इसका हमेशा लेस देन या इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ Z1 प्लस का मोड ऑफ Z2। मोड ऑफ Z1 प्लस में
इसको लिख सकते हैं इसलिए, और इसको हम क्या मान सकते हैं Z2। तो इसका जो होगा वो आप बता दीजिए कितना लेस देन होगा, प्लस का मोड ऑफ Z2। Z1 का मॉडुलस कितना है 2, और जो Z2 है दोस्तों 5 प्लस का 12 आयोटा, इसका क्या हो जाएगा मॉडुलस 25 प्लस का 144, तो ये हो गया 2 प्लस का 13, तो इसका दोस्तों 15 हो जाएगा। यानी कि मैं कहूँ Z1 प्लस का 5 प्लस का 12 आयोटा का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन या इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, ये शानदार क्वेश्चन था, शानदार, समझ में आया। देखिए इसका जो मॉडुलस होता है वो लेस देन होता है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, इस ट्रायंगल से मैंने सीखा है। उसके बाद में इसकी लेस देन वैल्यू पूछी या इक्वल्स टू वैल्यू पूछी, तो 15 हो सकता है इसका मैक्सिमम वैल्यू, और इससे हमेशा कम ही होगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, उठा लिया। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल लूँगे दोस्त, तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ZB एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है Z होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन हमें वैल्यू निकालनी है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z माइनस का 7 प्लस का मोड ऑफ Z। तो दोस्तों हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या पूछ रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, समझ रहे हो। यानी कि अगर देखिए दोस्तों मैं इसको लिख दूं एक बार, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ Z 7 माइनस Z प्लस Z, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, और प्लस का मोड ऑफ Z। इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को आप समझेंगे तभी आपका क्लियर होगा। मैं अगर मुझे इसकी Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द मिनिमम वैल्यू, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी दोस्तों जो मिनिमम वैल्यू है वो इस चीज़ पर आप गौर करिए कि इस तरीके से फॉर्मेट दिया है Z1, और फिर दोस्तों यहाँ पे Z2, ये Z1 है ये Z2 है। इधर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। भाई इसका मतलब क्या है, यही तो है, ये बन गया। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आप बोलेंगे कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, यानी कि अगर मैं कहूँ Z माइनस का 7 प्लस मोड ऑफ Z, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी हो गई, 7 हो गई। यहाँ से क्या आ गया 7, और इधर से हमने ये उठा लिया। तो यानी कि मैं कहूँगा कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दोस्तों वो 7 होगी, और 7 से क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर 7 आ गया। इन्हीं प्रॉपर्टियों से हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें क्या था, इसमें मिनिमम वैल्यू पूछी थी, हमने इसको क्या लिखा, इसको हम इस तरीके से देखिए, इसकी वैल्यू पीछे इससे कंपैरिजन करना है Z2 और ये Z1 है, तो इनको दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है, इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ से आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7। अब थोड़ा सा और देखिए दोस्तों, और देख लेते हैं। कभी भी दोस्तों हमें Z1 प्लस का Z2 का अगर स्क्वायर पूछेगा तो याद रखना मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर होता है प्लस मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर होता है, प्लस Z इंटू Z बार हो गया, प्लस Z2 इंटू Z बार हो गया। इस तरीके से होता है दोस्तों। और मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि अगर Z1 और Z2 है दोस्तों, ये अपने आप में कॉन्जुगेट है। क्या है, कॉन्जुगेट है। ये दोस्तों अपने आप में क्या है, ये आप बोलेंगे कि ये अपने आप में क्या है, कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट नहीं है, जेड प्लस जेड बार नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है, जेड अगर इसको मानेंगे तो ये जेड बार है,
भाई इसको अगर जेड माना आपने तो फिर ये क्या हो गया, जेड बार हो गया। तो जेड प्लस का जेड बार कल पढ़ाया था, क्या होता है, टू ऑफ रियल ऑफ जेड। क्या होता है, टू ऑफ रियल ऑफ जेड। तो बस दोस्तों इसी में हम थोड़ा सा ये चेंज कर सकते हैं कि इसी को हम आगे बोल सकते हैं कि जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर प्लस का टू ऑफ रियल ऑफ जेड वन और जेड टू का बार। इस तरीके से हम लिख सकते हैं दोस्त। ऐसे ही अगर आपके सामने जेड माइनस का जेड टू का होल स्क्वायर आ जाए तो भी यही होगा, उसके अंदर प्लस माइनस थोड़ा सा देख लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस जेड वन जेड टू बार और माइनस का जेड टू जेड वन बार, वही है सिस्टम। और इसमें हो जाएगा जेड वन माइनस, इसी को हम लिख सकते हैं जेड वन का होल स्क्वायर प्लस का मॉड ऑफ जेड टू का होल स्क्वायर माइनस का टू ओवर रियल ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बार। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जेड टू जेड वन का बार प्लस जेड वन जेड टू का बार अपने आप में कॉन्जुगेट है, और हम जानते हैं कि जेड बार बराबर टू ओवर रियल ऑफ जेड होता है, ये आप सब जानते हैं। तो दोस्तों एक होता है, एक प्रॉपर्टी याद और कर लीजिए, एक प्रॉपर्टी है कि जेड वन प्लस का जेड टू का होल स्क्वायर प्लस का जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर बराबर टू ऑफ जेड वन का होल स्क्वायर प्लस का मॉड ऑफ जेड टू का होल स्क्वायर। ये इसी से आया, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और ये टू जेड वन स्क्वायर प्लस टू ऑफ जेड टू स्क्वायर, और ये प्रॉपर्टी भी आपको थर्ड भी याद कर लेनी है। तो ये भी आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है दोस्त। अगर आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई है तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं। तो अब ये उतार लीजिए आप, अब एक एग्जाम्पल लिखाता हूँ। एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, शानदार एग्जाम्पल है, बार बार एग्जाम में आता है। तो देखिए अब एग्जाम्पल है कि अगर एग्जाम्पल लिखिए, अगर मोड ऑफ जेड वन हमें दे रखा है वन, और मोड ऑफ जेड टू हमें दे रखा है वन, और मोड सॉरी यहाँ पे टू दे रखा है, और मोड ऑफ जेड थ्री जो दे रखा है वो दे रखा है थ्री, एंड और हमें दे रखा है 9 जेड वन जेड टू प्लस 4 जेड वन जेड थ्री प्लस जेड टू जेड थ्री जेड वन, यहाँ पे साइड टू ही है ये, और इसका मॉडुलस हमें दे रखा है 12 है। देन हमें पूछ रहा है वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड वन प्लस का मोड ऑफ जेड टू प्लस का मोड ऑफ जेड थ्री, इसकी वैल्यू हमें पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी हमें इसकी वैल्यू पूछता है तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस मॉडुलस का स्क्वायर कर दूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और अगर मैं कहूँ कि मोड ऑफ जेड टू का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 2 है तो। और अगर मैं कहूँ जेड को मोड 3 की वैल्यू स्क्वायर करूँगा तो कितनी हो जाएगी 9। समझ में आया क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास में कोई इलाज नहीं है सोल्व करने का, इस प्रकार मुझे इस तरीके से करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे उसको इस फॉर्म में लाना है। अब एक चीज़ याद करिए, मैं अभी आपको बताया था कि कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो मोड ऑफ जेड वन का स्क्वायर ही तो आता है। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ जेड टू को जेड के बाद, अभी मैंने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर करने पर जेड टू स्क्वायर मोड ऑफ जेड का स्क्वायर आता है, उसी से कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या रहेगा जेड थ्री और जेड थ्री का कॉन्जुगेट है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, जो ये वैल्यू है ना वो उस फॉर्मूलेट के अंदर रखते हैं। तो देखिए 1 है, 9 है, 9 की वैल्यू उस फॉर्मेट में रखेंगे तो Z3 हो गया, Z3 का बार हो गया, Z1 हो गया, Z2 हो गया, प्लस में 4 है तो 4 की वैल्यू उसमें रखेंगे तो हो जाएगी Z2 का बार
Z1 Z3 हो गया, प्लस में दोस्तों 9 1 की वैल्यू रखेंगे तो 1 की वैल्यू है Z1 का बार प्लस का मल्टीप्लाई में ही है Z1 का बार Z2 Z3 और मॉडुलस और बराबर 12। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने इनका मॉडुलस का स्क्वायर किया, सबसे पहले सभी के मॉडुलस का स्क्वायर किया, और हमें पता है कि जो मॉडुलस का स्क्वायर होता है वो Z और उसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है। इसलिए Z2 का जो मॉडुलस हुआ वो ये हुआ और ये हुआ। पीछे ये प्रॉपर्टी बताई हुई है और अब भी बताई है। तो अब जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ। जैसे 9 की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, ये वैल्यू 9 की है, किसकी है 9 की है, और अगला मटेरियल ऐसा का ऐसा। फिर 4 आया तो 4 की वैल्यू ये किसकी है, ये 4 की वैल्यू और अगला मटेरियल ऐसा का ऐसा। फिर 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 की वैल्यू रखी ये, और फिर अगला का अगला मटेरियल ऐसा। इस तरीके से हमने कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अंदर कॉमन लेते हैं। अंदर कॉमन क्या आएगा, Z1 Z2 और Z3 हमारे पास में कॉमन आ रहा है। और अंदर क्या बचा दोस्तों, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और इनका बार बच गया दोस्तों। क्या बच गया, बार, और फिर मॉडुलस बच गया। और हमें क्वेश्चन कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस में हो इनटू में, तो उनका अलग अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ Z1 Z2 Z3 का मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ Z1 बार प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 बार प्लस का मॉडुलस ऑफ Z3 का बार बराबर 12। अब इनका कैसे निकालेंगे, तो इनका अलग अलग हो जाएगा। Z1 का बार मल्टीप्लाई में Z2 का मॉडुलस मल्टीप्लाई में Z3 का मॉडुलस। और इसको लिख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से, प्रॉपर्टी कल बताई थी कॉन्जुगेट की कि होल कॉन्जुगेट आप लिख सकते हो। अब इनकी वैल्यू रखते हैं तो 1 2 और 3 है, तो 1 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 और Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस का Z3 बराबर 12। अब देखो दोस्तों, ये 6 है, उधर 12 है, तो ये यहाँ से कट जाता है कितनी बार, 2 बार। अब हम कह सकते हैं कि Z1 प्लस का जो Z2 है प्लस का Z3 है वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब दोस्तों आप यहाँ पे पूछेंगे कि कॉन्जुगेट, तो अभी मैंने बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसका मॉडुलस निकालना है तो उसी के कॉन्जुगेट के बराबर ही तो होता है। तो इसके कॉन्जुगेट के बराबर इसका मॉडुलस है, तो इसकी जो वैल्यू हो गई है दोस्तों कितनी हो गई है, 2। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं और अच्छे खासे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो शानदार क्वेश्चन था, आप इसको उतारिए और बार बार मेमोराइज करेंगे तो इस तरीके का जो पैटर्न बनता है क्वेश्चन का वो आपके समझ में आ जाएगा। एक और आपको एक अलग और क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, ये उतार लिया होगा आपने। एक कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि कभी कभी इस तरीके से होता है Z प्लस का A/Z। क्या होता है, Z प्लस का दोस्तों 1/Z बराबर है। तो पूछता है इसका मैक्सिमम मान क्या होगा और मिनिमम मान क्या होगा। मैक्सिमम मान होता है दोस्तों B प्लस का रूट, सॉरी A है ना यहाँ पे, तो A प्लस का रूट A² प्लस का 4/2। और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों माइनस का A प्लस का रूट B² प्लस का 4/2। ये आपका होता है। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ इसी से। एग्जांपल है कि Z माइनस का 4/Z बराबर 2 है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आपको बतानी है और मिनिमम वैल्यू भी बतानी है। तो दोस्तों देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, A प्लस का, तो A कितना दे रखा है दोस्तों, A दे रखा है हमें ये, लेकिन यहाँ पे ये दोस्तों क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। समझ में आया है? अरे आपके ये समझ में आया होगा दोस्तों।
भाई अभी मैंने कहा कि ये है, तो यहाँ पे अगर 1 है दोस्तों, अगर 1 नहीं होता तो फिर हमें सोल्व करना पड़ता है ना, फिर हमें पहले इसको सोल्व करते और उधर भेजते फिर हम निकालते। लेकिन इसका तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सूत्र से। तो सूत्र में क्या होगा, 2 रखेंगे और 2 के बाद में प्लस रखेंगे, रूट के अंदर a स्क्वायर करेंगे 4 प्लस का 4 कर देंगे अपॉन में 2। तो इसका हो गया 2 प्लस का 2 रूट 2 अपॉन में 2। तो ये हो गया दोस्तों 1 प्लस का रूट 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मैं कहूँगा तो यहाँ पे 1 माइनस का रूट 2 आ जाएगा, क्यों साइन ही तो यहाँ पे नेगेटिव है तो -1 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी ये आ रही है। तो इस तरीके का भी एक कंसेप्ट बनता है, एग्जाम में आए तो डायरेक्ट लगा देना, वरना ऐसे क्वेश्चन को मैं रटने के लिए नहीं कहता। इसको पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको सोल्व करना, इसको इधर भेज देना मोड ऑब्जेक्ट को, फिर इधर लेना और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, उससे भी आप फिर सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज थोड़ा सा और बता देता हूँ, जो हमारा एक और लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन करिए आप, एग्जाम्पल करिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर e की पावर आयोटा थीटा, तो e की पावर आयोटा थीटा का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा दोस्तों, क्या इसका मॉडुलस क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो मॉडुलस होता है वो क्या होगा। आप सब जानते हैं कि जो e की पावर आयोटा थीटा है दोस्तों, वो क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा प्लस का साइन थीटा होता है। क्या होता है, कोस थीटा प्लस का साइन थीटा होता है। तो जो मोड ऑफ जेड होगा दोस्तों, वो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका ये। तो कहने का मतलब इसका मॉडुलस तो आपके सामने आर ही आ गया, और वैसे भी देख के बता सकते थे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आर है। अब e की पावर आयोटा थीटा का मॉडुलस पूछा है, इसका मॉडुलस अगर देखेंगे e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा होता है। तो इसका मॉडुलस अगर लेंगे दोस्तों, इसका अगर मॉडुलस लेंगे तो रूट कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका भी यहाँ मॉडुलस 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। एक और अच्छा आपको एक पैटर्न बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारी हो गई आज पूरे के पूरे, लेकिन ये जब मिक्स प्रैक्टिस होगी तब हम और बारीकी से पढ़ेंगे। जब हम बारीकी से, क्या कॉन्सेप्ट तो हो गया, लेकिन उस समय क्वेश्चन हम बहुत अच्छे लेवल के भी करेंगे। ये भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और अब हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आपको बताना है कि जो बिंदु पथ है वो क्या सा बिंदु पथ है कॉम्प्लेक्स नंबर पर रखने में। तो देखिए, सबसे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि हमें कुछ प्रॉपर्टी आनी चाहिए। देखिए, कोई जैसे ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का 2hxy प्लस का c बराबर 0, ये वैसे पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है दोस्तों। ये पार्ट है जब हम सरल रेखाओं का युग्म पढ़ते हैं, 3 डायमेंशन पढ़ते हैं, 2D पढ़ते हैं, तब ये आता है। लेकिन फिलहाल ये हमें यहाँ पर भी पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगा, और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज की क्लास में यही हो पाएगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास में कोई रेखा युग्म का समीकरण आता है दोस्तों, तो अगर मान लीजिए, अगर इसके सारणिक का मान, सारणिक क्या होती है, तो सारणिक होती है दोस्तों ए बी सी जी एफ सी, और ए बी सी जी एफ सी ए एच जी, और यहाँ पे भी एच आ गया और यहाँ पे एफ आ गया। इस तरह से होती है दोस्तों। एक की वैल्यू b यहाँ पे है, c यहाँ पे है, g यहाँ से लेते हैं और f यहाँ से लेते हैं, और x y का जो कोफिशिएंट होता है उसका आधा क्या होता है, h होता है, क्योंकि ये तो 2h है, तो x y का कोफिशिएंट का आधा ही h होता है। इस तरीके से अगर ये दोस्तों 0 है, इसका मान अगर 0 है, तो ये रेखा युग्म को प्रदर्शित करती है।
रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगी। यानी कि फिर रेखा युग्म का मतलब है कि एक रेखा ऐसे आ रही, दूसरी रेखा इस तरीके से आ रही, तो ये रेखाओं का युग्म हो गया। तो जब इसका मान 0 होता है तब ये रेखा युग्म को प्रदर्शित करती है। लेकिन जब दोस्तों डेल्टा का मान 0 नहीं होता तब ये अलग अलग प्रदर्शित करती है। मान लीजिए कि डेल्टा का मान 0 नहीं है और जो ए और बी है दोस्तों वो क्या है, बराबर है। ए और बी क्या है, बराबर है जब डेल्टा का मान 0 नहीं है, यानी कि सारी का मान 0 नहीं है। उसके बाद में तब ये क्या करेगी, रेखा युग्म को प्रदर्शित। लेकिन जब नहीं करे तब ए बराबर 0 और दोस्तों एच स्क्वायर, यहाँ पे ए बराबर बी हो और एच जो है दोस्तों वो अगर 0 हो तो ये वर्त को डिनोट करेगी, वर्त को निर्देशित करती है। क्या करती है, निर्देशित करती है या प्रदर्शित करती है। जब ए बी जो है वो बराबर हो और एच दोस्तों यानी कि जो एक्स वाई का जो एक्स वाई है वो पद ही इसमें नहीं हो, यानी कि एच 0 हो जाए, तब ये वर्त को निरूपित करती है। दूसरी ओर मान लीजिए कि दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि एच स्क्वायर है वह अगर छोटा है ए बी से, क्या है, एच स्क्वायर अगर ए बी से छोटा है दोस्तों और ए और बी, ए कोमा बी समान चिन्ह के हैं, समान चिन्ह के हैं, यानी कि प्लस के हैं तो प्लस के और माइनस के हैं तो माइनस के, और एच स्क्वायर का मान छोटा हो तो ये दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करते हैं, दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 पर अगर हम देखते हैं दोस्तों तो एच स्क्वायर का मान तो ए बी से बड़ा और ए बी क्या है, विपरीत चिन्ह के हैं, ए कोमा बी विपरीत चिन्ह की हो दोस्तों, विपरीत चिन्ह की हो तो फिर ये किसको प्रदर्शित करती है, फिर ये प्रदर्शित करती है अति परवलय को, किसको, अति परवलय को। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है चौथा, एच स्क्वायर अगर ए बी है और यहाँ पर डायरेक्ट देखा जाता है एच स्क्वायर का मान अगर ए बी के है तो ये परवलय को डिनोट करती है, किसको करती है, परवलय को डिनोट करती है। और एक और याद कर लीजिए पांचवा, एच स्क्वायर का मान जो है वो ग्रेटेस्ट है ए बी से और यहाँ पे जो ए प्लस का बी है वो अगर 0 है तो ये जो प्रदर्शित करता है इस मीटर में वो करता है आयतीय अति परवलय, आयतीय अति परवलय को प्रदर्शित करता है। क्लियर, ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्वेश्चन कैसा बनता है, तो क्वेश्चन अब दिखा रहे हैं, अभी आपको ये आना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ, इसका मान आपको निकालना आता होगा। देखिए दोस्तों, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमें इस तरीके से दिया है, ये आयता है, ऊपर वाला 1 है और ये 1 है, तो पूछता है जेड का बिंदुपथ क्या होगा, क्या, जेड का बिंदुपथ क्या होगा। दोस्तों अब हम क्या मानते हैं, हमने जेड क्या पढ़ा है कि जेड होता है एक्स प्लस का आयोटा वाई, बस हमें वही इसलिए रखना है, तो वही रखेंगे। तो एक्स प्लस का आयोटा वाई माइनस का 1 में एक्स प्लस का आयोटा वाई माइनस का आयोटा बराबर 1। अभी हमने क्या पढ़ा था, ऊपर का मॉडुलस ऊपर, नीचे का मॉडुलस नीचे, तो ऊपर x माइनस का 1 प्लस का आयोटा y बन गया और उसका मॉडुलस ऊपर और नीचे x माइनस x प्लस का आयोटा को कॉमन ले लिया, y माइनस 1 का मॉडुलस नीचे बराबर 1। अब इनका मॉडुलस ऊपर और नीचे कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मॉडुलस अगर बटेवा में हो यानी भाग रूप में हो तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो इसका हो गया दोस्तों x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और नीचे भी हो गया x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। जैसे इसको उधर भेजता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे ये आ जाता है
रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। इनका दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो इधर आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस का वाई स्क्वायर और इसका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का y। अब देखिए दोस्तों y से y कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस का 2x प्लस का 2y बराबर 0 और इसको हम बोल सकते हैं x माइनस वाई बराबर 0। माइनस से इंटू कर दिया तो ये क्या है दोस्तों, x बराबर y है और ये क्या है, सरल रेखा है दोस्तों। क्या है, सरल रेखा को निरूपित करती है। तो जो z का जो बिंदुपथ होगा वो क्या होगा दोस्तों, सरल रेखा। इस तरीके से हमारी एग्जाम में शानदार क्वेश्चन आते हैं, जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या पूछा था, z का बिंदुपथ जो निकल कर आया x माइनस का y बराबर 0 और इसको और सोल्व किया तो x बराबर y, जो कि एक सरल रेखा को बताता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन किस तरीके से आता है। एक और एग्जाम्पल लिखिए, आज का लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद में कल और परसों 2.5 दिन के अंदर ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट कराया है मैंने, अभी तक किसी भी एग्जाम में इससे अपर कंसेप्ट नहीं देखा है। क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से बन जाते हैं पूरे स्टैंडर्ड के, कोई सी भी एग्जाम उठा लो इसी कंसेप्ट से बन जाते हैं और ये कंसेप्ट कमजोर नहीं है, बहुत शानदार लेवल से बनाया गया है। तो एक एग्जाम्पल और रखिए, जेड माइनस का 2 अपॉन में जेड माइनस का 3 का मापांक है दोस्तों, और कह रहा है ये 2 है और ये निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है, वृत्त को। तो त्रिज्या आर हमें बतानी। देखिए इसमें हमें कह दिया कि ये निरूपित करता है किसी वृत्त को, तो त्रिज्या बतानी है। इस बार क्या पूछ दिया, इसने कह दिया कि जो बिंदुपथ होगा वो तो वृत्त होगा, लेकिन उसकी त्रिज्या बतानी है। तो देखिए दोस्तों हमें जेड का मालूम है कि जेड क्या है, एक्स प्लस का आयोटा वाई है, वही पुट कर देंगे। तो एक्स प्लस का आयोटा वाई माइनस 2 अपॉन में एक्स प्लस का आयोटा वाई माइनस 3 बराबर 2। इसको और रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ देंगे, और ये हो गया और ये हो गया एक्स माइनस का 3 प्लस का आयोटा वाई बराबर क्या हो गया 2। इसका मॉडुलस ऊपर, नीचे का मॉडुलस नीचे लेंगे तो ये हो गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे हो गया एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर। अब देखिए दोस्तों दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर। अगर हम इसको और सोल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस का 18 माइनस का 12x प्लस का 2y स्क्वायर और इधर है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों उसको इधर लाओ या उसको उधर लेके जाओ तो उधर लेके चले जाते हैं, क्योंकि उधर पॉजिटिव बनाना है एक्स स्क्वायर को। तो ये हो गया, उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 10x हो जाएगा और प्लस का 14 हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ पे मैंने कहा था कि वृत्त को निरूपित करेगा, वृत्त को निरूपित करता है अगर a बराबर b और एच बराबर 0, यानी कि जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो क्या हो 0 हो, तो बिल्कुल ऐसा ही है, यानी ये वृत्त को ही डिनोट कर रहा है। ए और बी
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर है, और जो एच है एक्स वाई का साथ जो कोफिशिएंट आता है वो भी 0 है। और याद करना जो वृत्त की त्रिज्या होती है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, वर्ग की त्रिज्या होती है आर, वो होती है दोस्तों जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी होती है। और यहाँ पे वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त का जो केंद्रक होता है या केंद्र होता है वो माइनस जी कोमा माइनस का एफ होता है। तो माइनस जो जी होता है, जो माइनस जो जी होता है वो अक्ष का कोफिशिएंट का हाफ होता है, अक्ष के कोफिशिएंट का क्या होता है, कोफिशिएंट का हाफ होता है, और माइनस अक्ष के कोफिशिएंट का हाफ कर देना होता है। ऐसे ही जो एफ है वो माइनस वाई के कोफिशिएंट का हाफ होता है। तो अगर मैं यहाँ से केंद्रक निकालूंगा इसका, तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा 10/2, क्योंकि ये माइनस का और माइनस का 10/2 और कोमा y कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है 0, तो 0/2 यानी कि ये इसका केंद्र आ गया। तो केंद्र क्या आ गया 5,0, क्या आया केंद्र 5,0। अब इसमें हम रखते हैं, जैसे ही मैं इस त्रिज्या वाले फॉर्मूले में रखूंगा तो r जो है वो 5 का स्क्वायर प्लस का 0 माइनस c, दोस्तों यहाँ पे ये c है, क्या है c है, c 14 है दोस्तों। तो अगर 14 यहाँ पे रख देता हूँ तो r जो आता है वो 25 माइनस का 14 आता है। तो कितना हो गया 1 और 1, यानी कि r की जो वैल्यू आई है वो √11 आई है। तो जो इसकी त्रिज्या होगी वो √11 होगी। हम कह सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो √11 हो गई। क्लियर। इस तरीके से ये चीज़ें अभी आपके नहीं आई है, लेकिन ये आपको सीख लेनी है कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर √g² प्लस f² माइनस c, और वृत्त का केंद्र माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है। जी अक्ष के कोफिशिएंट का आधा होता है, माइनस अक्ष के कोफिशिएंट का आधा, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं और कोफिशिएंट अक्ष के कोफिशिएंट का आधा। तो अक्ष का कोफिशिएंट यहाँ पे -10 था और माइनस बाहर था /2 था। इसी y का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 था, इसलिए जो f आया वो 0 आया, और जो c था वो यहाँ पे अचरपद होता है। तो ये क्लास भी आपको होपफुली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थी, ये सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट था। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। अब मात्र 2-3 क्लासों के बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाएगा, और ट्यूशन हमने आज लगभग 10 से 12 ट्यूशन आज भी देखे हैं, और अगर हम 8 क्लासेस चलती कॉम्प्लेक्स नंबर की 10 गुना अगर 10 भी करें तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। धन्यवाद।